चलिए, आज हमारी 4th क्लास है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप बताइएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? अभी आप कुछ बोलना पड़ेगा आपको, नहीं तो मुझे मैं जो चैट वैट नहीं देख सकती हूँ यस अभी। मैम। ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं अध्यापन विधियां जो हैं वो किस तरह से आप जब अध्यापन करते हैं और पढ़ाते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, तो कौन-कौन सी विधियां जो हैं वो हैं। तो मुख्यतः जो है अध्यापन की प्रक्रिया में जिस विधियों को जिस तरीके से परखा जाता है, उसके लिए 2 क्लासिफिकेशन है, 2 वर्ग हैं। एक है निर्देशन विधियां और दूसरी है व्यवहारिक कौशलों को या जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, और एक थ्योरेटिकल है। तो निर्देशन विधियां जो कक्षा में सैद्धांतिक विषयों को पढ़ाने में काम आती है। सैद्धांतिक विषय मतलब जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, टेक्स्ट हैं जो बहुत सारे, है ना, या कोई भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो उसके बारे में जानना, वो क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या सावधानियां रखनी है, और उसके क्या लाभ हैं। तो ये सारी जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो एक एस्पेक्ट है, और दूसरा जो वर्ग है वो है व्यवहारिक कौशलों का, जो कि प्रैक्टिकली आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, परफॉर्म करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तो जो क्रीड़ा क्षेत्र मतलब कि जो स्पोर्ट्स के हैं या फिर जो व्यायामशालाएं हैं, जो जहाँ पर कि लोग प्रैक्टिस करते हैं फिजिकल बॉडी को फिट रखने के लिए, तो एक उस तरह का जो है वो अध्यापन होता है। तो जो कक्षागत विधियां हैं या जो व्याख्यान विधि है जिसे हम कहते हैं लेक्चर, या लेसन को हम डिलीवर करते हैं एक क्लास में, तो एक व्याख्यान विधि होती है। कक्षागत विधियां मतलब जो थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए जो हम पढ़ाई करते हैं या अध्यापन करते हैं, तो उस विधि में व्याख्यान विधि एक है, मतलब लेक्चर जब आप डिलीवर करते हैं, या रिसाइटेशन है, जैसे कि आप कोई पोएम है या श्लोक है या सूत्र है, तो उसको एक पर्टिकुलर स्वर में उसको बोला जाता है और सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को। तो वो है रिसाइटेशन। सस्वर पाठ मतलब हर अक्षर को कैसे बोलेंगे, कैसे उसमें जो है एक्सक्लेमेशन साइन है, कि बिंदु लगा है, कि विसर्ग लगा है ना, कुछ आधा अक्षर है, कुछ पूरा है। तो इस तरह से उसको प्रॉपर वे में रिसाइटेशन करवाना। फिर प्रायोजना, प्रायोजना मतलब कि कुछ प्लान करके, है ना, कुछ एक तरह से उसके बारे में डिटेल नॉलेज हो और उसको आप एक प्रोजेक्ट की तरह जो है आप उसको प्रेजेंट करो, या तो बनाओ, या फिर आप कोई फाइल बनाओ, है ना, उसमें फिर उसको अच्छी तरह से उसको आप लिखो। तो उस प्रोजेक्ट विधि जो है वो भी एक इसमें है। फिर अभिनय विधि मतलब कि आप डेमोन्स्ट्रेशन करो, कुछ भी चीजों को जो आप बताना चाहते हो स्टूडेंट को, वो आप खुद शो करके और फिर बताओ। और फिर है समूह चर्चा मतलब आपस में डिस्कशन, बच्चों बच्चों में डिस्कशन, मतलब कि छात्रों में आपस में। एक उसमें मेन टीचर होगा जो कि देखेगा कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किस तरह से वो जो समूह चर्चा है वो चल रही है। तो इस तरह से जो है अध्यापन का काम होता है। और कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस हैं जिनको कि फिजिकली आपको सिखाना है, तो वो भी एक अलग कौशल है। और वो जो आसन है या प्राणायाम है या मुद्रा है या जो भी प्रैक्टिस होती है, योगिक प्रैक्टिसेस, उनको प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। तो कक्षा की परिस्थिति में जो प्रयुक्त है, सारी जो विधियां हैं, हर विधि जो है वो अ, उसके शारीरिक कौशल को सिखाने के लिए, क्रियाएं को सिखाने के लिए बहुत सारी जो है वो तरीके होते हैं। तो जो प्रैक्टिकली जो हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो शारीरिक क्रियाएं या शारीरिक अभ्यास जो करते हैं,
उनको हम सीधे उधर तक नहीं ले जाते, बल्कि सीक्वेंस से हम जो है धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप उसको कक्षागत अध्यापन कराएँगे, है ना? किसी भी विधि से जो हमने अभी पहले पढ़ी, उससे जो है वो उसको पहले इंट्रोड्यूस कराएँगे उस चीज़ के लिए कि भई ये चीज़ ये होती है, ये आसन है, तो उसके बारे में आप उसको अच्छी तरह से बताएँगे। और उसके लिए एक स्थिति का निर्माण करना भी एक अध्यापक का काम होता है। तो यौगिक अभ्यासों को सिखाने की जो विधि है और जो सैद्धांतिक विषय हैं, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनको जो सिखाने की जो विधियाँ हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो टीचिंग मेथोडोलॉजी योगा के लिए पढ़ रहे हैं। तो योगा जो है वो प्रैक्टिकली अ, भी उतना ही ज़रूरी है जितना थ्योरेटिकली। तो बेसिक जो है वो है प्रैक्टिकल उसका। तो इसीलिए जो यौगिक अभ्यास हैं वो जो शारीरिक क्रियाएँ होती हैं, जो शरीर के को स्वस्थ बनाने के लिए जो क्रियाएँ होती हैं उसके काफ़ी निकट होता है ये। और पारंपरिक रूप से मतलब कि ट्रेडिशनल रूप से यदि हम देखें तो अध्यापन के 2 ढंग हैं, इसको ध्यान रखेंगे हम। एक अध्यापक केंद्रित होता है, एक छात्र केंद्रित होता है। तो पुराने समय में जो पद्धति थी उसको जो है हम अध्यापक केंद्रित पद्धति के अंदर में रखते हैं क्योंकि जो उस समय अ, जो भी छात्र सीखता था वो पूरी तरह से अध्यापक का अनुसरण करके उसको फॉलो करके वो सीखता था। उसमें जो है छात्र की इच्छा या फिर मतलब कहना चाहिए कि अ, उसके ऊपर सारे ही जो छात्र थे वो इंडिविजुअल मतलब एक जैसे ही गुरु के लिए होते थे और गुरु एक साथ ही सबको पढ़ाते थे। अब कौन छात्र कितना पढ़ता है, कितना आगे बढ़ता है, वो छात्र के ऊपर डिपेंड करता था। मतलब स्पेशल अटेंशन जो है वो एक छात्र को दिया जाए या उसकी कमज़ोरियों को देखा जाए या उसके ऊपर अध्यापक के ऊपर या गुरु के ऊपर कोई सुप्रीम पावर ऐसा नहीं था। तो इसीलिए जो गुरु जैसा चाहते थे वो वैसा ही अपने अनुसार जो है वो सिखाते थे, जितना सिखाना है उतना सिखाते थे। तो ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर करिकुलम नहीं था जैसे हमने पहले पढ़ा। तो वो अध्यापक केंद्रित शिक्षा पद्धति थी, लेकिन आज की जो मॉडर्न साइंटिफिक वे में या मॉडर्न जो विचारधारा है आज में, वो है छात्र केंद्रित। मतलब छात्रों पे ध्यान दिया जाता है कि वो कौन-सा दिया जाना चाहिए, कहाँ देते हैं, नहीं देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन छात्रों क को एक वर्ग में डाल के एक क्लास ये है, एक क्लास वो है ना? उसमें भी जैसे छात्र जो है जो स्ट्रीम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं और डिपेंड करता है कि उनके मार्क्स और उस बेस पे। तो ये जो है अध्यापक का जो काम है उसके ऊपर भी अथॉरिटी है, उसके ऊपर भी अथॉरिटी है। तो अध्यापक अपने तरह से नहीं, जैसा करिकुलम है, वैसा ही उनको पढ़ाना होता है, एग्ज़ाम लेनी होती है ना? जो बच्चे कम करते हैं उनके लिए क्लासेस लगानी होती हैं। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जो सिद्धांत और धारणाएँ जो हैं आज की वो छात्र केंद्रित पद्धति के अनुसार हैं और मुख्य बल जो है वो छात्र की आवश्यकताओं पर होती है कि उसको किस तरह से आप पढ़ाएँ और उसको आगे बढ़ाएँ। अध्यापन विधियाँ जो हैं वो जो है एक लक्ष्य के हिसाब से कि भई आपको इतना पढ़ाना है, इस समय पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग टीचर्स को दी जाती है और एक एम को लेकर के वो चलते हैं और उसके परिणामों को देखते हुए, मेल खाते हुए जो है वो अध्यापन विधियाँ जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या हमको चाहिए तो कौन-सी विधि हम अ, लेके आएँ कि डेमो यहाँ पे व्याख्यान ज़रूरी है या यहाँ पे डिस्कशन ज़रूरी है या प्रैक्टिकल जो है वो डेमोंस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो इस तरह से अध्यापक जो है डिसाइड करते हैं और कि कौन-सी विधि जो है वो सीखने की जो क्षमता है एक छात्र की, स्टूडेंट की वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके और ढंग से सीख सके, सही तरीके से सीख सके
ये नहीं कि बताया कुछ और है और वो कुछ और समझ गया, तो ऐसा नहीं। तो इस तरह से अध्यापन की विधियाँ जो हैं, वो डिसाइड होती हैं। अब कौन-कौन सी विधियाँ हैं अध्यापन की, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस विधि में क्या होता है, कौन-कौन सी इसका सीक्वेंस क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले व्याख्यान विधि, व्याख्यान मतलब कि लेक्चर। ये सबसे पुरानी विधि है जब से हम पढ़ रहे हैं कि भई गुरु शिष्य गुरु कैसे पढ़ाते थे, तो मौखिक रूप से ओरली वो उनको सिखाते थे बोल करके। तो ये जो व्याख्यान विधि है, ये सबसे ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन विधि है और इसमें जो है नई-नई जो सूचनाएँ हैं या नया-नया जो रिसोर्सेज़ हैं, जहाँ से भी उनको नॉलेज मिलता था एक तरह से गुरु को, तो उसका वो सिंथेसिस संश्लेषण इसमें वर्ड यूज़ किया है, संश्लेषण। संश्लेषण मतलब ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उसको सिंथेसाइज़ करना, उसको समझना और फिर एक नतीजे पर पहुँचना। तो बहुत स्रोत से वो सूचनाएँ लेते और उसके बाद में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को तैयार करना और फिर उसको डिलीवर करना। तो ये जो विधि है, ये समझदार जो छात्र होते हैं उनके लिए अच्छी है क्योंकि वो जल्दी से कैच कर लेते हैं। एक लेक्चर में जाओ आप, बहुत सारे बच्चे बैठे हों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हों और एक व्याख्यान चल रहा है, एक लेक्चर चल रहा है, तो इतने सारे बच्चों में ज़रूरी नहीं है कि सबको वो सभी चीज़ें समझ में आए जो उस लेक्चरर ने बोली हैं। किसी को कुछ समझ में आता है थोड़ा, किसी को ज़्यादा और किसी को बहुत अच्छी तरह से उसका सार समझ में आ जाता है कि हाँ, ये कहना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है छात्रों में कि वो उनमें कितना कैलिबर है, उनमें कितना समझने की जो है वो क्षमता है। तो इसीलिए श्रवण संवेदन जो है जिसका ऊँचा है वो जो है उसको अच्छी तरह से समझ सकता है क्योंकि उसमें उनमें जो है ऊँची श्रवण संवेदना के कारण जो स्वर स्तर है, किस तरह से वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, है ना? वो कितनी स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं, कहाँ बीच में विराम लेना है, नहीं लेना है ना? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रख कर के यदि लेक्चर डिलीवर करते हैं तो समझने में छात्रों को आसानी होती है। तो ये डिपेंड करता है दे रहा है, वो किस तरह से डिलीवर उसको कर रहा है। और योगा अभ्यासों को सिखाने में जो है लेक्चर का बहुत उपयोग है क्योंकि सबसे पहले ही रहे हैं, जो टीचर बोल रहा है वो पहले बोलेगा, पहले उसको समझाएगा कि भई ये चीज़ है, ये इस तरह से है ना? उसके बाद में फिर आप डेमो पे आते हैं, फिर आप प्रैक्टिकली उसको समझते हैं और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसीलिए जो है इसमें व्याख्यान का जो है यौगिक अभ्यासों को सिखाने में एक वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और किसी भी प्रकार की जो क्रियाकलाप है उससे संबंधित या योग के परिप्रेक्ष्य में योग से रिलेटेड कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप इजीली जो है लोगों तक व्याख्यान के थ्रू पहुंचा सकते हैं, एक लेक्चर के थ्रू पहुंचा सकते हैं। तो जब भी किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भाषण है या जो व्याख्यान है की ज़रूरत होती है, तो छात्र जो है वो अध्यापक का व्याख्यान को अच्छी तरह से उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और यदि अध्यापक जो है अच्छी तरह से तैयारी करके आता है या वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है ना? तो उसका व्याख्यान जो है वो बहुत इंस्पिरेशनल होता है, प्रेरणादायी होता है, रोचक होता है और मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को ना आगे बढ़ने के लिए, उसको उस सब्जेक्ट को समझने के लिए, कि नहीं मुझे भी इसको समझना है क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग वो कर देते हैं जो अध्यापक हैं, तो वो उनको अच्छी तरह से स्टूडेंट्स जो है वो कैच कर सकते हैं। तो ये इसके जो हैं वो अध्यापक को इस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए। अन्य विधियों का उपयोग करते हुए भी व्याख्यान विधि को अपनाना लाभप्रद होता है। आप भले ही कोई और विधि अपना लें जैसे कि भले ही वो प्रैक्टिकल आप सिखा रहे हों, डेमोन्स्ट्रेशन आप दे रहे हों या ग्रुप डिस्कशन आप करा रहे हों या खुद आप जो है स्टूडेंट के साथ में वाद-विवाद टाइप या
उनसे भी जो इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं ना कई बार, तो उस तरह का भी आप जो है वो अ, विधि वो वाली विधि भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन व्याख्यान विधि को अपनाना जो है वो बहुत लाभप्रद होता है। और इसकी जो विषय वस्तु है, जिस भी सब्जेक्ट पे आप व्याख्यान दे रहे हैं, उसको स्मृति में रखने में जो दृश्य सामग्री का उपयोग करना बहुत सहायक होता है। मतलब ये है कि कुछ आप उसमें एग्ज़ाम्पल या इस तरह से कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी यदि आप उसमें इंक्लूड कर लें, तो सब्जेक्ट को समझने में जो है वो छात्रों को ईज़ी रहता है। व्याख्यान विधि का उपयोग करने वाले अध्यापक को उस विधि की आगे दी गई मर्यादाओं को ध्यान में रखना चाहिए। अब कौन-सी मर्यादाओं को ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि जो व्याख्यान विधि है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये अध्यापक केंद्रित कार्य है कि छात्र केंद्रित है, तो अध्यापक केंद्रित है, क्योंकि अध्यापक अपने तरीके से छात्रों को बता रहा है। लेकिन इस कारण से छात्रों को उसमें सक्रिय सहभागी जो है, ना होने का प्रोत्साहन मिल सकता है। तो इसलिए इसको इंटरैक्टिव थोड़ा-सा बनाना चाहिए, क्योंकि जो है अध्यापक जो है वो बोलता जा रहा है और छात्र जो हैं वो थोड़े से छात्र सक्रिय होते हैं, बाकी जो हैं वो बस ऐसे ही सुन लेते हैं। तो इसलिए जो डायरेक्ट कहना चाहिए पार्टिसिपेशन जो है स्टूडेंट्स का इसमें कम हो जाता है। और कई छात्रों में इस विधि से सीखने की योग्यता भी नहीं होती है, क्योंकि उनको सब बोरिंग सा लगता है ना? लेक्चर सुनने में उनको अच्छा नहीं लगता, वो नहीं समझ पाते। कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली यदि कोई चीज़ उनको समझाई जाए या सामने करके दिखाई जाए, तो वो ज़्यादा अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि छात्रों को किस विधि से समझना जो है वो उस छात्र की उस किस विधि से समझने की योग्यता उसमें है। और यह विधि जो है व्याख्यान विधि, ये अध्यापक को इससे अधिक प्रभावशाली विधियों की अवहेलना करने को बाध्य कर सकती है। कि बहुत सारी जो दूसरी विधियाँ हैं, उनको ये लगता है किसी अध्यापक को कि भई नहीं, ये जो टॉपिक है ये मैं लेक्चर से ही समझा दूँगा, यही ईज़ी है मेरे लिए। तो वो बाकी विधियों की तरफ नहीं जाते हैं। और लंबे व्याख्यानों से लाभ उठाने की दृष्टि से जो अपरिपक्व छात्र हैं, जो बहुत मैच्योर नहीं हैं या बहुत समझदार नहीं है कहना चाहिए, तो वो छात्रों का ध्यान जो है वो बहुत सेंट्रलाइज़ या छोटा हो जाता है। मतलब वो उतना उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते और उतना ध्यान वो नहीं दे पाते। अब दूसरी जो विधि है वो है निर्देशन अनुक्रिया विधि। ये सब चीज़ें जो विधियाँ मैं बता रही हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे एक-एक लाइन में और इसके जो मेन हेडिंग है वो भी याद करिए आप, क्योंकि ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, इसका सीक्वेंस भी और किसमें क्या है। अब निर्देशन अनुक्रिया विधि कौन-सी होती है, तो वो इस विधि में जो है अध्यापक स्पष्ट निर्देश देता है कि जो प्रदर्शन के पूर्व में या उसके बाद में या उसके साथ-साथ जो है वो डायरेक्शन देता रहता है और जो छात्र हैं वो अनुक्रिया करते हैं, मतलब उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। उन्होंने ये कहा कि भई खड़े होके ये करना है, तो पहले उन्होंने बताया, बोला, उसके बाद में फिर किया और फिर उसके बाद में छात्रों ने किया। तो छात्रों पर इसमें बहुत ध्यान दिया जाता है, देखा जाता है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ गलती कर रहा है या कहाँ पर उसको जो है थोड़ा-सा समझाने की ज़रूरत है, कहाँ पे उसको करेक्शन की ज़रूरत है। तो जो क्रिया है प्रस्तुत जो भी प्रेज़ेंट में जो भी वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, उसकी विषय वस्तु पर बल दिया जाता है कि इस चीज़ को इस तरह से आपको सीक्वेंशियली करना है। जैसे कि अब ताड़ासन करना है, तो भई कैसे होगा? तो आप पहले सीधे खड़े हो जाइए समस्थिति में, आपके पैर सीधे होने चाहिए, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, फिर हाथों को आपको कैसे ऊपर लेके जाना है, फिर कैसे उसको स्ट्रेच करना है। पहले आर्म्स को करना है, फिर ट्रंक को करना है, नीचे वाला जो पोर्शन है उसको आपको टोज़ पे आपको प्रेशर देना है। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद में फिर आपको हील्स को अप करना है और एक पॉइंट पे फ़ोकस करना है पूरी तरह से और उसको होल्ड करना है। तो इस तरह से सीक्वेंशियली जैसे बताया जाता है और उसके सिखाया जाता है, पहले बोलकर, फिर करके और फिर स्टूडेंट्स को वॉच किया जाता है, जो स्टूडेंट्स फ़ॉलो करते हैं उस चीज़ को। तो
इस तरह से इस विधि के साथ जो है सूचना कार्य होना अधिक श्रेयस्कर होता है। जब जो छात्र हैं उनका जो परफॉर्मेंस है उसमें यदि कुछ इधर-उधर होता है तो जो है छात्रों की जो भी समस्याएँ उसमें आती हैं कि वो पोस्चर वो नहीं लगा पा रहे, कहाँ उनकी कमज़ोरी है। कुछ में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होने के बावजूद भी कुछ लोग फॉरवर्ड अच्छी तरह बेंड करते हैं, कुछ बैकवर्ड अच्छी तरह से करते हैं, है ना? और कुछ जो है साइड बेंडिंग अच्छी तरह करते हैं, कुछ बैलेंसिंग अच्छी तरह करते हैं, तो डिपेंड करता है। तो इस कुछ छात्रों में जो चीज़ें उनसे नहीं हो रही है, जहाँ पे समस्याएँ आ रही हैं, उस पे जो है ध्यान देने के बाद इस विधि से अच्छे से फ़ायदा इसका लिया जा सकता है। फिर है व्यक्तिक निर्देशन विधि। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ये सिद्धांत पर आधारित है। व्यक्तिक का मतलब है एक इंडिविजुअल, है ना? तो कि सीखना जो है वो एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है, एक जो छात्र है उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर होता है, उसके इंटरेस्ट के ऊपर होता है। तो इस विधि में प्रयास ये किया जाता है कि समूह तो हम बनाते ही हैं, लेकिन विविध माध्यमों के द्वारा जो है एक छात्र को जो है उस पे भी ध्यान दिया जाए कि वो अपने समूह में जितने भी लोग हैं, उनको देख के और सीखे और उनको फॉलो करे जो भी ढंग से कर रहा है। तो इस तरह से उनका उसका खुद का डेवलपमेंट भी होता है। फिर है समूह चर्चा विधि। समूह चर्चा विधि में क्या है कि कोई भी टॉपिक दे दिया आपको, कोई भी जैसे आसन दे दिया या उसके लाभ क्या हैं या उसमें क्या सावधानियाँ हैं, ये सारी चीज़ें जो है जब आप डिस्कस करते हैं 2-4 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में, तो आपको बहुत नए-नए एंगल से जो है वो चीज़ें समझ में आती हैं, उसको जानने का आपको मौका मिलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी शैक्षणिक तकनीक है, जो मूलतः किसी समस्या का हल ढूँढने के लिए अपनाई जाती है। एक ही समय में एक ही पॉइंट पे जो 5 लोग हैं उनका क्या नज़रिया है, वो क्या सोचते हैं, तो वो एक साथ सामने आ जाता है। एक-दूसरे की बात को वो करेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, है ना? तो इसमें दोनों ही व्यक्तिक और सामूहिक दोनों ही मूल्य जो है इसमें हैं। तो इसमें एक व्यक्ति को जो है दूसरों के समक्ष अपने विचार रखने का मौका मिलता है और दूसरों की बातों को सुन कर के और पहले तो सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है ना कि आप एक अच्छे लिसनर बने, एक अच्छे वक्ता तो ठीक है लेकिन श्रोता भी बनिए आप, है ना? और उसके बाद में एनालाइज़ करिए कि जो अगला बोल रहा है और जो आप बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उसमें कहाँ डिफ़रेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो कोई भी समस्या पर विवेकपूर्ण चिंतन करने की जो है योग्यता डेवलप होती है इसमें, है ना? उसमें सुधार आता है। तो परिचर्चा विधि की जो प्रभावशीलता है और नेता की परिचर्चा करवाने की योग्यता पर भी निर्भर करता है कि कौन जो है लीडर है आपका, कौन करवा रहा है, वो किस तरह से उसको मैनेज कर रहा है। तो ये उसकी कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? हेलो, सुनाई दे रहा है? जी मैम, आ रहा है। हाँ, नहीं तो कल की तरह मैं लेफ्ट आउट तो नहीं हो गई। चलिए। तो इसमें छात्रों की जो सहभागिता है और इसमें एक नेतृत्व की भावना भी आती है जब आप दूसरों की बात सुनते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो जब आप अपनी बात रखते हैं दूसरों के सामने, एक एक तो ये होता है कि आपने अच्छे से सुन लिया, तो एक अच्छे श्रोता बन गए। पर जब आप वक्ता हैं, तो उसमें एक लीडरशिप की भावना कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कितना वज़न है, उसमें कितने तथ्य हैं, है ना? कितनी चीज़ें, कितने जो है प्रूफ के साथ मैं बोल रही हूँ, कितने तथ्यों के साथ मैं बोल रही हूँ। तो ये सब चीज़ें जब आप बोल्डली रखते हैं, एक दम के साथ में रखते हैं, तो एक नेतृत्व की जो है वो दक्षता जो है विकसित होती है और इसमें जो है अध्यापक को का गाइडेंस भी जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। फिर है निर्देशित अभ्यास विधि। निर्देशित अभ्यास विधि में क्या होगा
कि जो भी यौगिक अभ्यास हैं, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आ गया आपका थोड़ा-सा कि जो आपने सीखा है, उसको आपको असाइनमेंट दे दिए जाते हैं कि भई आप अब इस चीज़ का जो है पूरा डिटेल में एक फ़ाइल बना के लाइए। मतलब इसके जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या है, क्या नहीं है, क्यों है ये, है ना? किसी भी आसन के बारे में, किसी के भी बेनिफिट के बारे में या कोई भी क्रिया के बारे में। तो इस तरह से या प्राणायाम से रिलेटेड कुछ भी जो है आपको टॉपिक दे दिया जाएगा एक असाइनमेंट के लिए और आप या फिर प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, तो आप उसको किस तरह से प्लान करते हैं, किस तरह से उसको लिखते हैं, किस तरह से प्रेज़ेंट करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये विद्यालय में नहीं होगी या कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट में नहीं होती, ये आपको दे दिया जाता है काम कि भई आप करके लाइए इसको। तो ये भी जो निर्देशित अभ्यास विधि है, ये भी छात्रों के कौशल को और उनकी जो एफिशिएंसी है, जो दक्षता है, उसको जैसे कि इन्होंने बोला है कि जैसे शीर्षासन है या उद्यान बंद है या कपालभाति है या कोई भी शोधन क्रिया है, जैसे कि नौली है, ऐसे अभ्यासों के जो आवश्यक प्रस्तुतिकरण है ये आपको करना है। तो उसमें आपको पहले फाइल वर्क करना है, उसके बाद में आपको ये भी बोला जा सकता है कि आप इसको कक्षा में करवाइए या कक्षा के बाहर आप किसी कोई क्लास में ये कराइए और उसके बाद में जो है इससे क्या होती है कि छात्र में वो कैपेबिलिटी डेवलप होती है कि वो किस तरह से लीडर बने और किस तरह से अपनी बात को रखे, अपने एक टीचर के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं कि उसको प्रेज़ेंट करना है अपने आप को, तो वो कैसे करेगा? तो ये एक उसके लिए बहुत अच्छी विधि है। तो छात्रों को जो है कक्षा के बाहर अभ्यास करने में जो है ये प्रोत्साहित करता है और उसके बाद में जो है अध्यापक जो है उनकी उसको उसको टेस्ट करता है, एग्ज़ामिन करता है और उसको इवैल्यूएट करता है, ऑब्ज़र्व करता है, देखता है उसको और फिर अपने जो है यदि उसमें कुछ करेक्शन है या कुछ अ, सुझाव या कुछ सजेशन वो देना चाहता है छात्र को तो अध्यापक जो है वो देता है। तो इस विधि की जो सफलता है वो छात्रों की प्रेरणा और उनके अध्यापक से जो रिश्ता है वो एक अच्छा अंतरंग सौहार्दपूर्ण रिश्ता जो है वो बनता है। फिर है परियोजना विधि। परियोजना भी जो है वो प्लानिंग और प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही है कि इस विधि को का जो उद्देश्य है वो छात्रों ने क्या सीखा थ्योरेटिकली जो पढ़ा है, उसको जो सीखी हुई बातों हैं को कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे वो उसको सार्थक करते हैं। तो इसमें जो है छात्रों को इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं जगह-जगह से, उसको इकट्ठा करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं और फिर जो है वो अपना फाइल वर्क या प्रोजेक्ट वर्क जो है वो करते हैं। और इसमें भी जो है विभिन्न स्रोतों से जो ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपको एक क्रिया दे दी, तो आप वो क्रिया को एक तरह से लिखेंगे, लेकिन अलग-अलग टेक्स्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उन्होंने बताया है, तो इस तरह से आप उसको इकट्ठा करेंगे और फिर जो है वो मॉडल उसका बनाएँगे या उसको प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह से जो है ये प्रोजेक्ट एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं और उसके बाद में इसको जो भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सम्मेलन होते हैं, है ना? कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें योजनाबद्ध जो है इसका निरीक्षण होता है और इसको प्रेज़ेंट किया जाता है। तो इससे भी जो अध्यापन का जो काम है वो उसमें बहुत सहायता मिलती है। फिर है प्रदर्शन विधि मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशन। अब ये वैसे तो स्पर्धा रहित है क्योंकि आपको सीखना है और सिखाना है और कौशल और जो है आकृति पर बल देते हुए मतलब कि पोस्चर्स पे इस पे हम बोलेंगे क्योंकि जो भी आपने सीखा है थ्योरेटिकली कि भई उद्यान बंद लगाइए या फिर कहना चाहिए कि अ,
मैम लेफ्ट हो गए शायद। कहाँ तक हुआ था भाई? हेलो। जी मैम। कहाँ तक हुआ था? प्रदर्शन विधि कर रहे थे मैम। अच्छा, एक मिनट में शेयर करती हूँ स्क्रीन। शेयर हो रही है स्क्रीन? जी मैम हो रही है। हाँ। तो ये शायद मैं समझा चुकी थी ना, या दोबारा आपको बताना है? आप बोल के बताइए, मुझे दिखेगा नहीं एक्चुअली स्क्रीन पे ना। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, प्रदर्शन विधि का मतलब है डेमोन्स्ट्रेशन करना, है ना, करके दिखाना। मतलब कि प्रैक्टिकली आप जो भी चीजें आपने पढ़ी क्लास में अध्यापन के थ्रू या लेक्चर के थ्रू या फिर ग्रुप डिस्कशन से या थ्योरेटिकली आपने टेक्स्ट में पढ़ी है, उसको करके देखना या दूसरों के सामने उसको बताना। तो सबसे पहले तो टीचर ही डेमोन्स्ट्रेशन करके और आपको बताता है, फिर उसके बाद में छात्र जो है इंडिविजुअली आके जो है वो उसी आसन को, प्राणायाम को या बंद को या मुद्रा को करके
बताते हैं। तो ये सीखने का अच्छा तरीका है और जो है ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं व्याख्यान के थ्रू या समूह चर्चा के थ्रू, उसको आप जो है प्रदर्शित करते हैं, वो सारी नॉलेज को ले करके और फिर आप अपने आप को कैपेबल बनाते हैं कि हाँ, ये आसन मैं कर सकता हूँ या ये मुद्रा मैं कर सकती हूँ, है ना? तो इस तरह से आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाते हैं उस चीज़ में और फिर आप उसको शो करते हैं सबके सामने में। तो इसलिए जो है सार्वजनिक प्रदर्शन जो है आप अच्छी तरह से कर सकते हैं यदि आपने उसको एक टेक्नीक उसकी जो है अच्छी तरह से सीखी है। तो कक्षा में जो है इसको सीखना और उसके बाद में उसको सबके सामने बताना, तो नए कौशल जो है इसमें उत्पन्न करने की अपेक्षा या विधि जो है वो छात्रों में विद्यमान गुणों का उपयोग करती है। इसका ये मतलब है कि यदि आप कोई भी चीज़ प्रदर्शन कर रहे हैं या उसमें आपने दक्षता हासिल कर ली है, वो आपकी परफेक्शन हासिल कर लिया आपने, तो कुछ बच्चों की फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी होती है, तो वो उस तरह के आसन कर सकते हैं। कुछ बैकवर्ड बेंडिंग अच्छी होती है, तो वो उस तरह के आसन जो है वो बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। किसी में बैलेंसिंग अच्छी है, इन्वर्टेड पोज़ करते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार कि वो वही जो जो उन्होंने समझ लिया या बॉडी जो है उनकी जो जिस भी चीज़ को फ़ेवर करती है, वही आसन वो करते चले जाते हैं, दूसरी तरफ वो ध्यान नहीं देते। तो इसलिए जो है ये विधि में ये कहा गया है कि सीमित हो जाता है लोगों का सीखना, छात्रों का सीखना। तो आपको हर तरह के आसन, हर तरह की प्रैक्टिसेस जो है वो करना चाहिए, सीखना चाहिए और उसमें एक्सपर्टीज़ जो है वो हासिल करनी चाहिए। अब ये बता रहे हैं कि ये जितनी भी विधियाँ हमने पढ़ी हैं, उनके लिए कोई एक फ़ॉर्मूला नहीं है कि भई ये चीज़ सिखानी है तो उसका ये सूत्र है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। तो डिपेंड करता है कि किस समय आप सीख रहे हैं, कौन से स्थान पे आप सीख रहे हैं और आपके पास में क्या-क्या जो है सुविधाएँ उपलब्ध हैं, आपका आस-पास का एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है। तो इसके हिसाब से जो विधियाँ हैं वो अध्यापक चूज़ करता है। और अध्यापक में जो है वो किसी विशिष्ट विधि का उपयोग करके और जो भी प्रेज़ेंट सिचुएशन है, परिस्थितियाँ हैं उस का उपयोग करने का कौशल होना चाहिए। उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये ना बोले कि भई ये होता तो ऐसा होता, मतलब रूम ऐसा होना चाहिए, मैट्स ऐसे होने चाहिए या इसमें एसी नहीं है या धूप आ रही है या खिड़की खुली हवा बहुत है। तो जो भी चीज़ें प्रेज़ेंट हैं उसको उसको यूज़ करके और जो है आगे बढ़ना चाहिए। तभी जो है छात्रों को प्रॉपर जो ओरिएंटेशन जो है वो मिलता है। अभिविन्यास जिसे हिंदी में बोला है कि वो मोटिवेट होते हैं और वो समझते हैं, उनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो यदि अध्यापक खुद ही बोलने लगेगा कि ये कमी है, वो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो नहीं हो सकता है, तो फिर छात्र भी जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनका जो डायरेक्शन है वो लड़खड़ा जाता है। तो जो अध्यापक का काम जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन देना, एडजस्टमेंट करना सिखाना एनवायरनमेंट में, है ना? और मतलब एक अपने सब्जेक्ट को छात्रों के सामने, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अध्यापक को के पास होनी चाहिए, इतना कौशल उसके पास में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में विधि को सदा जो है वो साधन समझें, लक्ष्य ना समझें, है ना? लक्ष्य कुछ और है, तो साधन जितने भी साधन आपके पास में हैं, उन्हीं को यूज़ करके आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। तो विधि से व्यक्तित्व भेद का ध्यान रखकर छात्रों में जो है सृजनशीलता आना, स्वतंत्र रूप से सोचने का उनको प्रोत्साहन जो है वो मिलना चाहिए। ना कि लिमिट हो जाए कि भई ये नहीं है तो नहीं हो सकता है, ये डॉट लग जाता है ना? फुल स्टॉप नहीं लगाना है, आगे बढ़ना है। तो योग में अध्यापन विधि की जो है कौन-सी अध्यापन विधि इसको चुननी है, ये जो है ये इतनी सारी विधियाँ हैं उसमें जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से जो है अध्यापक को
चूज करनी चाहिए। अब ये विधि को, ये जितनी भी विधियां हैं उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, तो किसी भी विशिष्ट विधि या विधियों के जो संयोग है या कॉम्बिनेशन है, उसको उसके चयन में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले विषय वस्तु, विषय वस्तु मतलब कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा जो है आप किस विषय को लेकर के आपको अध्यापन करना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो ये आपको देखना है। सबसे पहले आप अपनी विषय वस्तु को देखो, सब्जेक्ट को देखो, और उसके बाद में फिर आप विधियों को अपनाओ। यहाँ तक कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, व्यावहारिक जो विषय हैं, उसकी भी अलग अलग विधियां हैं। तो शारीरिक शिक्षा के कौशलों के अध्यापन के लिए जो विधियां हैं, वो यौगिक अभ्यासों की जो विधियां हैं उसके अधिक पास में है। तो इसीलिए जो है दोनों में क्योंकि समानता है। शारीरिक शिक्षा में भी जो फिजिकल स्ट्रेंथनिंग है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है, या उन उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है। तो यौगिक अभ्यास भी जो है वो उसके पास होते हैं। मतलब उनका भी तरीका यही है, यौगिक प्रैक्टिसेस में भी हम अपने बॉडी के ऊपर काम करते हैं। हालांकि मन के ऊपर भी काम करना हमें बहुत जरूरी है योग में, लेकिन फिजिकली भी फिट होना जरूरी है। प्राणायाम के पहले आसन का नाम आता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने सबसे पहले जो अभ्यासों में सबसे पहला जो अंग है वो आसन का है। तो इसीलिए जो है इनमें समानता है। फिर पहले की पृष्ठभूमि और छात्रों के अनुभव, इसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी विधि का को डिसाइड करने में। तो जो छात्र हैं उसके पूर्वानुभव आप देख लीजिए कि भाई किस विधि से उनको समझ में आता है, किस में नहीं आता है। तो इसमें भी जो है अध्यापन विधि में भेद हो सकता है। जैसे कि छात्र चाह रहे हैं व्याख्यान के द्वारा उनको समझाया जाए, कुछ छात्र चाह रहे हैं कि हमें इसकी तरह से समझाया जाए। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस डायरेक्शन में आपको बेटर है पढ़ाना। तो जिन्होंने भी मूलभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त नहीं किया है ना, जैसे कि जो बहुत ज्यादा स्किल जिसमें डेवलप नहीं हुए हैं, तो उनको आप क्या करेंगे, प्रोग्रेसिव तरीके से ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है उनको सिखाएंगे, ना कि एकदम से एडवांस प्रैक्टिसेस आप उनको सिखा देंगे। तो सिखाए जाने वाले जो प्रैक्टिसेस हैं, जो कौशल हैं, उनमें छात्रों के पूर्व अनुभव की जानकारी लेकर ही अध्यापक को आगे बढ़ना चाहिए, और अपने समय और शक्ति की बचत जो है वो करनी चाहिए। आप उसको वो चीज़ समझा रहे हैं जिसकी एबीसीडी भी उसको नहीं पता है, तो इसका मतलब है कि अध्यापक जो है अपना समय भी खराब कर रहा है और अपनी एनर्जी भी खराब कर रहा है। तो ऐसे काम नहीं करने। फिर इसमें जो तीसरा घटक है वो आता है अध्यापक। तो जो भी विधि या जो भी आप तरीका ले रहे हैं, उसमें उसको पूरी तरह से वो कैपेबल होना चाहिए, पूरी तरह से दक्ष होना चाहिए, पूरी तरह से परफेक्ट होना चाहिए, और फिर उसको यूज करना चाहिए। तभी जो है वो अपना जो उद्देश्य है कि उसको सिखाना है, उसमें वो सफल हो सकता है। अब कोई भी विधि जो है वो स्वयं में ना बहुत अच्छी होती है ना बहुत बुरी होती है। ये डिपेंड करता है कि अध्यापक जो है वो कहाँ पर कौन सी विधि को यूज करना है वो यूज करता है। ये छोटी सी भी चीज है ये, लेकिन यदि उसको उसने ढंग से प्रेजेंट कर दिया तो बच्चों को समझ में आती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड और तरीके से यदि कोई चीज आप समझाई जाए तो वो कुछ बच्चों को शायद समझ आ जाए, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को वो समझ में नहीं आती है। तो सिंपल विधि हो वो भी कारगर है, और थोड़ी सी डिफिकल्ट हो उसको सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे ये भी अध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है। अब उसमें कौन कौन से जो है गुण होने चाहिए जो कि चुनी हुई विधि के माध्यम से अभिव्यक्त जो है वो हो जाते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसमें उसकी रुचि होनी चाहिए, तभी वो अपनी बात जो है वो दूसरों को समझा सकते हैं।
फिर अध्यापन कार्य जो भी वो काम कर रहे हैं, जैसे कि यदि आपने अध्यापन को चुना है, तो उसके प्रति आप कितने डिवोटेड हैं, कितना लगाव है आपको या कितना इंटरेस्ट है आपको उस काम के लिए, इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो काम में आपको इंटरेस्ट होता है, वो काम आप अच्छी तरह से कर पाते हो। और दूसरों की अभिरुचियों और अनुभवों का आदान-प्रदान, मतलब ये नहीं है कि आप अपने ही बारे में सोचें, दूसरा क्या चाह रहा है, क्योंकि आपको डायरेक्ट डीलिंग किससे करनी है? छात्रों के साथ में करनी है। तो वो क्या चाहते हैं, वो उनका अनुभव कैसा है किसी भी चीज़ को लेके, उनका इंटरेस्ट कैसा है, इसका भी आदान-प्रदान होना ज़रूरी है, इसको भी आपको समझना चाहिए। छात्र की स्थिति में अपने को ढाल सकने की योग्यता, मतलब कि आप कभी-कभी अपने आप को छात्र की जगह पे रख के देखिए कि आप जो बता रहे हैं वो उसको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या वो हर छात्र का कैलिबर अलग-अलग है, वो अलग-अलग मेंटल लेवल के हैं, तो एकदम से किसी को नहीं समझ में आया और आपने उसको डाँट लगा दी, या फिर सबके सामने आपने उसको जो है कुछ बोल दिया, तो वो इंसल्टिंग फ़ील करेगा, है ना? तो उसको कैसे आपको देखना है, योग्यता के हिसाब से आप उनको कैसे सिखाते हैं, ये भी आपके ऊपर एक अच्छे अध्यापक की पहचान होती है। फिर समझने की क्षमता को खुले और प्रामाणिक ढंग से, बिना छात्रों पर दोषारोपण या भत्सना किए हुए उसको अभिव्यक्त करना, मतलब कि आप जो समझाना चाह रहे हैं, यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने उसको कुछ भी बोल दिया जो कि उसको अच्छा नहीं लगा, या उसको इंसल्टिंग फ़ील हुआ, या उसको दोष लगा दिया कि तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने तो पढ़ा दिया था। और बार-बार, मतलब क्योंकि सब छात्र अलग होते हैं, किसी को बहुत इंटरेस्ट होता है, किसी का मेंटल लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो जल्दी कैच कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो आपको उसके हिसाब से जो है छात्रों को साथ में डील करना आना चाहिए। उसके बाद में है आकर्षक व्यक्तित्व, मतलब आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ही मतलब गॉडी टाइप, बट लेकिन एक सिंपल और आकर्षक तरीके से आप अपने आप को प्रेज़ेंट करें, आपके कपड़े, आपका हेयर स्टाइल, है ना? आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा कहना चाहिए लाउड भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा डल भी नहीं होनी चाहिए। और फेस के एक्सप्रेशंस जो हैं, आपकी स्माइल, है ना? ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो स्वयं की जो जीवन शैली है, जो आपका आचरण है ना? वो भी, क्योंकि कहा जाता है ना, गुरु को शिष्य फ़ॉलो करता है। जैसा-जैसा गुरु करते हैं, शिष्य भी वैसे ही करने की कोशिश करता है, क्योंकि गुरु जो है वो शिष्य का आइडियल है ना? वो एक तरह से उनके लिए अ एक कहना चाहिए कि इंस्पिरेशनल मॉडल है, तो वो उसी को फ़ॉलो करते हैं। तो इसलिए आपकी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, आपके प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए जो कि लोग उसको फ़ॉलो करें। और छात्रों के प्रति व्यावसायिक उत्तरदायित्व की भावना, मतलब कि आज के समय में, क्योंकि हर टीचर को सैलरी मिलता है या कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, यदि आप अध्यापन का काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उस केस में जो है क्योंकि छात्र आपको पैसे दे रहे हैं, तो आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप भी उनको उतना ही डिलीवर करें, जिसके लिए आपको पेमेंट मिल रहा है। तो ठीक है? और मधुर परंतु साथ ही प्रभावी स्वर, मतलब कि आपका स्वर बहुत लाउड और बहुत वैसा भी नहीं होना चाहिए डोमिनेटिंग टाइप, या बहुत कहना चाहिए कि एकदम होल्डिंग वाला ना, कि बहुत ही ज़ोर वाला स्वर भी नहीं होना चाहिए, मधुर होना चाहिए लेकिन इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं, डल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का बैलेंस जो है एक अध्यापक को करना चाहिए। फिर अध्यापक में वास कर रहा व्यक्ति विधि से अधिक महत्व का है, मतलब कि जो उसके अंदर अध्यापक में, मतलब एक प्रोफ़ेशन है आपके अंदर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अंदर, तो जो भी विधि से आप पढ़ा रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस उससे ज़्यादा है, ये कहने का मतलब है। ये नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर चौथा है सुविधाएँ। तो मेरे ख़्याल से आज का टाइम तो हो गया है, हम इसको
खत्म कर देते हैं, ये एक पेज बचा हुआ है बस लास्ट, है ना। चौथा है सुविधाएं। सुविधाएं भी जो है वो आपकी विधियां जो भी आप अडॉप्ट करते हैं पढ़ाने के लिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मीटिंग में है सब? यस मैम। यस मैम। ओके। तो सुविधाएं का क्या मतलब है कि जो भी जरूरी नहीं है कि जैसे कि एक शहर है उसमें बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो सब में सारी चीजें हों जरूरी नहीं है, ठीक है। किसी में ब्लैक बोर्ड बहुत अच्छा होगा, किसी में डिजिटल ब्लैक बोर्ड होगा, किसी में जो है वो पीपीटी प्रेजेंटेशन का प्रोजेक्टर भी लगा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या है। अब कहाँ पर जहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं उस सुविधाओं को आप यूज करिए और अपनी जो अध्यापन की विधियां हैं उसको इफेक्टिव बनाइए। क्यों? और ये सब चीजें जो है वो अध्यापन को प्रभावित करती हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि सुविधाएं नहीं है तो भी आप अपने जो लेक्चर को या जो भी आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं उसको इफेक्टिव तरीके से कैसे सिखाएं, जो अवेलेबल साधन है उसके हिसाब से। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अध्यापक के लिए कि वो उसको कैसे इफेक्टिव बनाता है। और यदि है और बहुत सारी चीज़ें हैं और अध्यापक उसको यूज़ नहीं कर रहा है तो भी मतलब कि अध्यापन पे इसका नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि यदि आपके पास फैसिलिटीज़ हैं तो आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो आवश्यक जो सुविधाएं हैं उसके अभाव में कभी-कभी अध्यापक अपने आप को असुरक्षित, तनावग्रस्त अनुभव कर सकता है और पूरा योगदान नहीं दे सकता है, नहीं दे पाता है। लेकिन जो भी आवश्यकताएं हैं उसको या तो आप किसी तरह से पूरा करने की कोशिश करिए, है ना। यदि जैसे कि पर्याप्त स्थान है ना, उपकरण है या जो भी आपको चीजें चाहिए, एक स्वस्थ वातावरण जो है वो होना चाहिए। कि जैसे उदाहरण इन्होंने दिया है कि कहीं यदि कहीं पर आसनों को सिखाने के लिए कमरा नहीं है ना, और कक्षा खुली भूमि पर लगती है तो लेटकर करने के जो आसनों को सिखाने की समस्या इसके सम्मुख अध्यापक के सम्मुख रहेगी। पानी की व्यवस्था नहीं है तो जो शुद्धि क्रियाएं हैं उसमें बाधा आती है, क्योंकि उसमें आपको पानी भी शुद्ध चाहिए और थोड़ा सा गर्म चाहिए, थोड़ा सॉल्ट भी चाहिए, है ना। और उसके लिए जो शुद्धि क्रिया है उसमें जब आप कुंजल करते हैं, नीति करते हैं तो पानी का निष्कासन जो है वो भी सही तरीके से हो, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी शुद्धि हो रही है मतलब कि आपका जो मल है वो बाहर जा रहा है। आपका मल यदि बाहर जा रहा है तो वो दूसरों को अफेक्ट ना करे, है ना, दूसरों को उससे कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ये सारी चीजें का ध्यान जो है वो होना बहुत जरूरी है। और यदि आसपास, क्योंकि आप कोई भी टीचिंग करते हैं, कोई भी क्लासेस आप करते हैं, कहीं भी व्याख्यान देते हैं या जहाँ पर भी जो है कम्युनिकेशन की बात है, तो वहां पर यदि अशांत वातावरण है या बहुत शोरगुल है तो उस केस में जो डिलीवर करना चाहता है अध्यापक वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए शांत वातावरण होना बहुत ज़रूरी है। अशांत है, कोलाहल है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ है या आवाज़ है, तो उस केस में जो है अभ्यास करना मुश्किल होगा। तो इस तरह से कुछ सुविधाओं का होना ज़रूरी है और यदि नहीं है तो उसकी तरफ आपको काम करना चाहिए कि कैसे उसको ठीक किया जा सके। फिर वैज्ञानिक सिद्धांत, हमको पता है कि योग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है, दोनों ही है। हमारी जो शरीर है ये भी एक आर्ट भी की तरह भी हम उसको देख सकते हैं, उसकी बाहरी बनावट और अंदरूनी जो है वो इतना बड़ा विज्ञान है कि इसकी जटिलता को अभी तक बहुत ज़्यादा सरल नहीं किया जा सका। इतना मॉडर्नाइजेशन है, टेक्निकली हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन स्टिल जो शरीर है इंसानों का वो कहीं-कहीं पर जाके एक तरह से उलझ जाता है। उसके जो कहना चाहिए कि क्वेश्चंस के आंसर अभी भी जो है साइंटिस्ट ढूँढ रहे हैं। तो जो शरीर रचना है, शरीर क्रिया विज्ञान है, मनोविज्ञान है और जो अध्यापन का जो शास्त्र है और योग के जो सिद्धांत हैं, इसकी जो जानकारी है, वो अच्छी तरह से आपके पास होनी चाहिए। और जितना अच्छी तरह से आप उस चीज़ों को समझेंगे, इन सभी चीज़ों को,
तो आपका अध्यापन जो है वो उतना ही अच्छा होगा। मतलब इस पे आपका अध्यापन डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो इसीलिए जो है अध्यापन विधि में परिवर्तन जो है लाना चाहिए अध्यापक को स्थिति के हिसाब से, जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसके हिसाब से। तो फ्लेक्सिबिलिटी अध्यापक में होनी चाहिए, और ये जो सिद्धांत हैं अध्यापन विधि के चयन और इसका निरूपण मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है एक बेस जो है ठोस आधार जो है वो देते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कुछ समझ में ना आया हो? बोलिए कोई। आवाज आ रही है? यस मैम।